हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों का रिस्पांस आ रहा था कि सर आप क्वांटम केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करते हैं, तो आज से मैं क्वांटम केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और बहुत से बच्चे ये भी होते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री को थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, खासकर बायो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम केमिस्ट्री जो है बहुत वेटेज रखता है। इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। इसको जो पढ़ने का तरीका है, इसको समझने का तरीका है, ये थोड़ा सा चेंज कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ये बहुत आसानी से आपका क्या करता है, स्कोर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। मैं आपको पूरे क्वांटम केमिस्ट्री में इसको ट्रिकी वे में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आप क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वांटम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री होता क्या है। तो ये जो है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर इन डायनेमिक कंडीशन लाइक एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशंस एट्सेट्रा, ठीक है। ये जो है, अगर मैं बात करूँ डायनेमिक कंडीशन में स्टडी करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत, और दूसरा होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ये लीजिए। अब क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली होता क्या है, इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में स्टडी किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम विजिबली आसानी से देख सकें, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, इनविजिबल वर्ल्ड में हम बात करते हैं। जैसे कि अब बात करो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का स्टडी। माइक्रोस्कोपिक मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बहुत ही इतने छोटे हैं कि आपको जो है वो ऐसे ही दिखाई ना दें। तो ऐसे मैटर्स का जब हम स्टडी करते हैं, लाइक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो वो होता है आपके क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। जनरली अगर बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो ये जो होते हैं एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल थ्योरी पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ये टोटली क्या है, आपका एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका जो जिनके बारे में स्टडी करता है वो, उनको आप देख नहीं सकते ऐसे आसान से नग्न आँखों से, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, ये जो है एक पूरा क्या है, एजम्पशन पर बेस्ड होता है, जिसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो इनके पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ पर आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसको पढ़ते हैं, न्यूटन का मैकेनिक्स हो गया, ये बोल्ट्जमैन का आपका जो वो होता है, बोल्ट्जमैन का जो लॉ होता है, ये सब क्या आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा इसमें फंक्शन एंड ऑपरेटर की। फंक्शन एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के लिए बोला जाता है फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट्स द टू वेरिएबल्स या टू आर मोर वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, अगर आप अपने डेली लाइफ में बात करें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके रिलेटिव्स यहाँ रहते, दूर रहते हैं, कोई जो है बहुत अदर सिटी रहता है, कोई अब्रॉड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन होता है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, उस फंक्शन में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। मतलब वो रिलेट कर रहा है किसको, तो वो जो फंक्शन है, आपके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन है, जो कहीं पढ़ने गया है, कहीं दूर कोई जॉब के लिए आपका कहीं दूसरे जगह पर रहता है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं उनको वो फंक्शन जो है एक जगह ला करके क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। मतलब वो रिलेट कर रहा है वेरिएबल्स को, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट्स द टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं फंक्शन के लिए, जैसे h इज इक्वल टू एफ टी पी। तो यहाँ पर ये जो है आपका h क्या है, ये है आपका फंक्शन, और ये क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं अपन ऑपरेटर्स में। किसमें, ऑपरेटर्स। ये लीजिए। अब देखिए, अब कोई भी आपका जो फंक्शन हो उसको ऑपरेट करने वाला भी होता है, ठीक है। तो क्या है ऑपरेटर, क्या है, तो ऑपरेटर इज द मैथमेटिकल प्रोसीजर या कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो क्या करता है आपका ऑपरेट करता है किसी फंक्शन को,
ठीक है। तो अब जनरली अगर हम फिर से अपने डेली लाइफ पे आ जाएं तो कोई फंक्शन होता है तो उसको ऑपरेट करने वाले भी क्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर वो ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो फंक्शन सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। क्लियर है। तो बेसिक सा आपका डेफिनेशन है किसी फंक्शन को ऑपरेट करने वाला, ठीक है। अगर हम इसको साइंटिफिकली बोलें तो इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसीजर विच ऑपरेट्स फंक्शन। क्लियर है, नोन एज ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऑपरेटर है वो किसको कर रहा है, ऑपरेट फंक्शन को। ये लीजिए, तो ये जो ऑपरेटर जो है फंक्शन को ऑपरेट करके कोई न्यू फंक्शन क्या करता है, न्यू फंक्शन क्रिएट करता है या कोई कांस्टेंट इंटिटी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, ठीक है। तो जब भी आप कोई फंक्शन जो है ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो वो कोई न्यू फंक्शन दे सकता है रिजल्टेंट, या फिर कोई कांस्टेंट इंटिटी एज ए रिजल्टेंट दे सकता है। ये हो गया आपका ऑपरेटर और फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर मैं एक रिलेशन लेता हूँ, ये ए एफ इज इक्वल टू जी, जहाँ पर ए क्या है मेरा ऑपरेटर, एफ क्या है फंक्शन, जी क्या है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो सपोज इधर मैं लिख देता हूँ इफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक मेरा क्या है ऑपरेटर और फंक्शन है के एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा सॉल्यूशन, तो देखिए ए का वैल्यू क्या है डी बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है के एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो के कांस्टेंट है, ये लीजिए के डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के टू एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2k x। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया आपका 2k x। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया बात आपका फंक्शन और ऑपरेटर की, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटर को हम दो तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि बेसिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ लीनियर और नॉन लीनियर के टर्म में, तो देखिए चलिए यहीं से लिख देते हैं। ये हो गया आपका ऑपरेटर, एक होता है आपका लीनियर ऑपरेटर और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। चलिए तो लीनियर ऑपरेटर कब बोलेंगे, तो ये लीजिए कोई ऑपरेटर है मेरा ए जो ऑपरेट कर रहा है फंक्शन को एफ प्लस माइनस जी। तो अगर ये ए एफ प्लस माइनस ए जी हो सकता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। और यदि ए जो है ऑपरेट कर रहा है दो फंक्शंस को, तो यहाँ पर अगर ये ए एफ प्लस माइनस ए जी ना लिख पाए, ये लीजिए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज ए इज नॉन लीनियर ऑपरेटर, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर में आपका बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, तो आपके एक्चुअली कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो लीनियर्स ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं तो डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स का क्यूब, दैट इज डी की पावर में डी एक्स की पावर में एन, ये सब क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर के आपके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, ठीक है। इधर अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है आपका रूट, ये लीजिए, रूट क्या होता है, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रूट एफ प्लस माइनस जी है, तो इसको आप रूट एफ प्लस माइनस रूट जी नहीं लिख सकते। क्लियर है, मतलब रूट जो है क्या होता है आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें तो यहाँ बोला जाता है ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब जितने भी आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं
वो क्या होते हैं, आपके लीनियर ऑपरेटर होते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपका पोजीशन हो गया, पोजीशन का स्क्वायर हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, ये सभी जो आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। क्लियर है? अब अगर बात करें नॉन लीनियर की, तो यहाँ पर लॉग भी क्या होता है आपका, तो ये भी आपका एक नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ लॉग a प्लस बी की, तो हम इसको लॉग a प्लस लॉग b नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर ऐसे शो किया जाता है, ठीक है, डेल स्क्वायर। तो लैप्लासियन ऑपरेटर जो होता है एक लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल होता है, जो कि किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी जेड का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर अगर इसके थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको पता होगा स्क्वायर भी क्या होता है, नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम इसको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्लियर है? मतलब रूट स्क्वायर भी क्या हो गया आपका, नॉन लीनियर ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया। तो ये कुछ थे आपके बेसिक्स एग्जांपल्स जो कि नॉन लीनियर और लीनियर ऑपरेटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। चलिए, ठीक है, बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की। ठीक है, तो जितने भी आपके क्लासिकल ऑब्जर्वेबल होते हैं उन सब के लिए एक आपका क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर भी होता है। जैसे कि इधर मैं बात करता हूँ क्लासिकल के लिए, क्लासिकल ऑब्जर्वेबल, और हम इधर बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ये लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशंस की। तो पोजीशन को क्लासिकल ऑब्जर्वेशन में क्या शो किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x। ठीक है, चलिए, तो इस x के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कैसे शो किया जाता है, x के कैप, y कैप, z कैप। ठीक है, यह हो गया आपका पोजीशन। सेकंड, स्क्वायर ऑफ पोजीशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन। तो स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स कैप स्क्वायर, वाई स्क्वायर के लिए वाई कैप स्क्वायर और जेड स्क्वायर के लिए जेड कैप स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सब क्या होते हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के एग्जाम्पल। क्लियर है? ठीक है, चलिए, थर्ड होता है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम को क्लासिकल ऑब्जर्वेबल में शो किया जाता है एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेटेड px, तो ये हो जाता है आपका px कैप। ठीक है, px कैप बराबर होता है माइनस आयोटा h कट d बाई डी एक्स। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर होता है। क्लियर है? तो वैसे ही अगर मैं पी वाई लिखूँ तो ये हो जाएगा पी वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई। तो वैसे ही आपका पी जेड क्या हो जाएगा, तो पी जेड कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी जेड के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए, अब हम
यहीं पर देखिए मैं दो चार्ट न बना करके क्लासिकल ऑब्जर्वेबल और क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टेबल मेरा क्लासिकल के लिए होगा और दूसरा क्वांटम के लिए होगा। चलिए ठीक है। लीनियर मोमेंटम के बाद आता है फोर्थ नंबर आपका स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है? तो भाई इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका px स्क्वायर। तो क्वांटम के लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका px कैप का स्क्वायर। अब px का वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू है माइनस आयोटा h कट डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर होगा मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको पता है पी एक्स कैप स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है -1। क्लियर है? तो देखिए मैं सीधा आपको क्या लिख देता हूँ, तो मेरा पी वाई बराबर क्या हो जाएगा? पी वाई स्क्वायर बराबर, तो पी वाई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? आपका हो गया पी वाई स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट से आपका मोमेंटम स्क्वायर का वैल्यू। तो वैसे ही आपका पी जेड स्क्वायर क्या निकल जाएगा? तो पी जेड का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? कितने आसानी से मैं आपका लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर भी आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर है? इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर है, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे शो किया जाता है? टी से शो किया जाता है। और टी बराबर क्या होता है आपका? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो ध्यान दीजिए ये जो मोमेंटम का स्क्वायर आप निकाले हो उसको आप 2m से डिवाइड कर दो, आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका Tx। तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा? ये Tx कैप इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ ये जो मोमेंटम का स्क्वायर का वैल्यू है उसमें 2m से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है? 2m से। ठीक है? तो वैसे ही टी वाई बराबर मतलब टी वाई कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m से डिवाइड कर दो डी स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर। ठीक है? वैसे ही अगर बात करें टी जेड की तो ये हो क्वांटम मैकेनिक्स में हो जाएगा कैप लगा दो, टी जेड कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी जेड का स्क्वायर। क्लियर है? देखिए कितने आसानी से क्या कैलकुलेट कर लिया अपन, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिए। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी का। ये हो जाएगा आपका 6th नंबर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किससे हो गया आता है? V से। तो ये लीजिए ये हो गया आपका Vx। तो यहाँ पर क्या कर दो? Vx कैप लगा दो। Vy तो Vy कैप, ये लीजिए Vz इज इक्वल टू Vz का कैप। क्लियर है? ठीक है? ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरिएबल करते रहता है। जब तक आपको सिस्टम ना दिया हो उसका आप वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म, वो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम टर्म। क्लियर है? ठीक है। लीनियर मोमेंटम हम देख लिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम। चलिए अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले अपन टोटल एनर्जी भी बात कर लेते हैं। 7 नंबर ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी T प्लस V।
तो ध्यान दीजिए आपका क्लासिकल में क्या हो जाएगा, तो क्लासिकल में EX टोटल एनर्जी, इसी को ही शो किया जाता है किससे, HX से, ठीक है। इसके लिए आपका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका HX का कैप क्वांटम मैकेनिकली इज इक्वल टू HX बराबर TX कैप प्लस VX का कैप। अब देखिए मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखूँगा, यहाँ पर TX का वैल्यू ये जो आप कैलकुलेट किए हैं उसको आप यहाँ रख देंगे और VX तो आपको क्या निकल जाएगा, HX का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही HY कैप ये लीजिए, HY इज इक्वल टू HY कैप इज इक्वल टू TY प्लस VY कैप, क्लियर है। वैसे ही बात करें अगर HZ की, HZ कैप इज इक्वल टू TZ कैप प्लस VZ, ठीक है। यहाँ से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है उसको आप पुट कर देंगे तो इसके लिए आपका ये एनर्जी आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, इसको ध्यान दीजिए, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज होने वाला है। वैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर बात करते हैं क्लासिकल, यहाँ बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है। ये लीजिए, देखिए क्लासिकल में इसको शो किया जाता है Lx, जैसे x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बताया, तो Lx बराबर होता है, तो ये होता है आपका y p z माइनस z p y, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप लग जाएगा, तो Lx कैप, ये लीजिए इसको ऐसे शो करते हैं कैपिटल L से, Lx कैप इज इक्वल टू ये हो जाएगा y कैप पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप, क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान दीजिए, अभी मैं लीनियर मोमेंटम का वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, तो लीनियर मोमेंटम का वैल्यू रखने पर ये क्या हो जाएगा, y कैप पी जेड का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी जेड माइनस जेड कैप पी वाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, क्लियर है। यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस आयोटा एच कट और माइनस आयोटा एच कट दोनों में कॉमन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस आयोटा एच कट कॉमन निकल गया, बचा क्या, तो ये y और डी बाई डी जेड बच गया, y कैप डी बाई डी जेड माइनस आपका इधर क्या बच जाएगा, z कैप डी बाई डी वाई, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मेरे को क्या लिखना पड़े, एल वाई लिखना पड़े, तो ये y के बराबर देखो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ इतने आसानी से, तो ध्यान दीजिए एक सर्कल चलेगा जैसे कि x फिर y फिर यहाँ पर क्या होगा z और z से फिर x, तो देखो यहाँ पर एल एक्स के बराबर बाद x का x कोऑर्डिनेट में अगर मैं मोमेंटम चेक कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, तो x के बाद क्या आता है y, तो x और y में अब अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसके बराबर में कहीं भी x नहीं आएगा, देख लो y में, तो y में कहीं भी यहाँ पर अंदर y नहीं आया, तो यहाँ पर अब अंदर में तो जिसके लिए आप चेक कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, x के बाद क्या आता है y, तो y वाला देखो प्लस में है, z किस x से पहले आता है तो निगेटिव में है, मतलब सीधा अगर आप घड़ी के समान चल रहे हो तो उसमें प्लस आएगा और अगर उल्टा है तो उसमें माइनस आएगा, देख लो
जेड से पहले माइनस, क्योंकि एक्स के पहले जेड आता है, एक्स के बाद वाई आता है इसलिए प्लस। अब यहाँ पर वाई वाले में वाई नहीं आएगा, वाई के साथ कौन रहेगा, जेड वाला लीनियर मोमेंटम रहेगा, वैसे ही जेड के साथ कौन रहेगा, वाई वाला लीनियर मोमेंटम रहेगा। क्लियर है। यहाँ भी देख लो एल एक्स बराबर क्या निकला, माइनस आयोटा एच कट आप कॉमन निकाल दो, वाई एक्स के बाद क्या रहेगा वाई, तो वाई क्या है पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कब रहेगा, जब माइनस आयोटा एच कट कॉमन निकलेगा तब। क्यों, क्योंकि अगर माइनस आयोटा एच कट को अगर आप क्या करेंगे, माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ट्रिकी वे में मैं बता रहा हूँ कैसे आप याद रखेंगे, आपको अल्टीमेटली पहचानना ही तो है क्वेश्चन में, ठीक है। तो y के साथ डी बाई डी जेड, मतलब y के साथ z वाला टर्म, निगेटिव में कौन रहेगा, उल्टा वाला, x के पहले z आता है, ठीक है, डी बाई जेड के साथ y। तो देखो अब मैं इधर क्या लिखूँगा, तो ये मेरा एल वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y के साथ, y के बाद कौन आता है जेड कैप पी एक्स कैप माइनस एक्स कैप पी जेड कैप इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूँ मैं, माइनस आयोटा एच कट कॉमन निकलेगा मेरा, y के बाद कौन आता है z, तो ये लो z, और z आ गया तो y और z, तो बचा कौन x, तो डी बाई डी एक्स, तो x यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर इस बार x आएगा माइनस में, और ये हो जाएगा डी बाई डी जेड। क्लियर है। फिर आपका बात आता है एल जेड का, तो एल जेड, जेड के बाद क्या आता है x, तो x पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो यहाँ पर एल जेड बराबर हो जाएगा एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट, जेड के बाद कौन आता है एक्स, तो एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स। क्लियर है। तो देखिए कितने आसानी के साथ हम क्या कर लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन आता है उसको लिख लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ अगर वो लीनियर मोमेंटम क्लासिकल में अगर पूछ रहा है तो देख लो, ये आपको पहले तो ये बेसिक इक्वेशन आपको पते होने चाहिए। अब इसके बाद धोखा कहाँ होता है कि मतलब कहाँ पर निगेटिव था, कहाँ पर प्लस था, यही सब हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक्स के बाद वाई और वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद एक्स, एक सर्कल चल रहा है। तो आप क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव टर्म, और जो आपका निगेटिव वाला रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा। जैसे कि एक्स के बाद मैं एल एक्स को कर रहा हूँ तो एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, वैसे ही अगर वाई देख रहा हूँ तो वाई यहाँ नहीं आएगा, जेड देख रहा हूँ तो जेड नहीं दिख रहा है, देखो इधर। एक तो ये तरीका हो गया। अब उसके बाद एक्स के बाद क्या करते हैं अपन, वाई, एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो वाई टर्म के क्या होगा पॉजिटिव, एक्स से पहले कौन आता है जेड, तो जेड से पहले क्या होगा निगेटिव। और कभी भी दो सेम कोऑर्डिनेट एक साथ नहीं होंगे, वाई पी जेड, पी और वाई और जेड है, वैसे ही जेड और वाई। क्लियर है। वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम का क्या रखेंगे वैल्यू, तो जब पूरा सॉल्व करते हैं तो माइनस आयोटा एच कट क्या होता है, बाहर कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो जब माइनस आयोटा एच कट को आप कॉमन निकालते हैं तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो देख लो वाई डी बाई डी जेड, वाई आ गया तो वाई के साथ कौन रहेगा जेड। क्यों, क्योंकि एक्स के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर एक्स आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। इतने आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अगर लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्वांटम से रिलेटेड और भी जैसे कि कम्यूटेटर हैं, आपके आइगन वैल्यूज इक्वेशन है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस कोरोना के वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ है पूरा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी बोल सकते हैं, इसमें आप सहयोग करें और घर बैठ के अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।